हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग जी सभी को। तो सभी को खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत अपना चैनल। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और उर्दू, यानी कि बिहार बोर्ड में जो क्लास 10th में जो उर्दू दरअसल चलती है वो, और नॉन हिंदी है ना, वो उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूँ ये वीडियो उसी प्रकार खास होने वाली वीडियो होने वाली है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। जो आंसर पता रहेगा लास्ट मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कितना सही बनाया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर लास्ट में सब्सक्राइब वगैरह करेंगे आप लोग जो भी है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ओके, सबसे पहला सवाल हिंदी से है। हिंदी से पहला सवाल यहाँ पे है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। बहुत ही पहला चैप्टर का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि ईदगाह जो कहानी है उसके लेखक कौन है, लिखने वाले कौन है। तो उसके लिखने वाले कौन है जी, उस देखिए ऑप्शन, फरेश्वर नाथ रेणु, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या रामधारी सिंह दिनकर, या प्रेमचंद। तो कौन हो जाएगा, उसके लिखने वाले कौन है, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है उसके लिखने वाले हैं। मैं थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ। हाँ, ओके, प्रेमचंद इसके राइटर हो गया। अब कुछ सवाल यहाँ पे, जिस तरह से मैंने हिंदी और संस्कृत में दिया था उसी प्रकार आप लोगों ने बोला सर हिंदी उर्दू का भी इसी प्रकार लाएंगे। तो देखिए आपके लिए सवाल सवाल लाया हूँ। अब देखो सवाल यहाँ पे देखो, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था। तो आपको पता है नूरे को वकील से प्रेम था ना, वकील से प्रेम था। हामिद के पास कितने पैसे थे जी, 3 पैसे थे। हामिद की दादी के नाम क्या था जी, आमिना। क्या नाम था, आमिना। ओके, आगे है, हामिद मेले से क्या खरीदता है। पता ही है क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है, चिमटा। उसके बाद है, रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। तो रमजान के 30 दिनों के बाद ईद आती है। ये सवाल मैंने दे दिया बिना ऑप्शन का, ताकि आपके माइंड में अलर्ट हो जाए और बिना ऑप्शन का आप आंसर बता पाओ। ये सबसे बड़ी बात है कि आप बिना ऑप्शन का आंसर बता पा रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। देखिए आगे सवाल है, गर्मियों में किनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। बाल गोविंद भगत, भिखारी, महात्मा, पुजारी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत की जो है क्या बोलते हैं, जो गाते थे ना गीत, गर्मी के दिन में भी उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। अब कुछ सवाल इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे सवाल देखते हैं कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे थे। जब बाल गोविंद भगत के जो बेटे थे उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो गाने लगे थे। क्या करने लगे थे, गाने लगे थे। क्या, गाने लगे थे। ओके, आगे सवाल है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। तो पता है कबीर दास को ना, कबीर दास को साहब मानते थे। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, बोलता बाल गोविंद भगत कैसी रचना है। तो ये है रेखा चित्र। क्या है, ये एक रेखा चित्र है, यानी कि एक रेखा चित्र है। आगे सवाल पढ़ते हैं, बोलता है क्या बाल गोविंद भगत की पत्तू कैसी थी। इनकी पत्तू बहुत ही सुशील थी। क्या थी जी, सुशील थी। ओके, और आखिरी सवाल है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। याद होना चाहिए आपको, कार्तिक में, है ना, कार्तिक में इनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। ठीक है, मजा आया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है, नॉलेज मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग सभी लोग, और सब्सक्राइब कर लेना जितने सारे न्यू स्टूडेंट हो, और अपने दोस्तों को भी बता देना। ओके, सवाल देखिए तीसरा, बोलता है क्या हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की क्या कौन विधा है। यानी कि जो हुंड्रू का जो जलप्रपात है ना हमारा चैप्टर में, वो जो उसकी विधा क्या है, मतलब वो संस्मरण है, या यात्रा वृत्तांत है, या शब्द चित्र, या कहानी है। तो एक यात्रा वृत्तांत, क्योंकि उस कहानी में यात्रा कर रहे हैं लोग, जो राइटर है यात्रा कर रहे हैं और उसी अपने बातों को, मतलब ब्लॉगिंग समझे, ब्लॉग है, और यात्रा करके जो कुछ उन्होंने देखा वो कहानी उस किताब में आपके लिख दिया है। तो इसको बोलेंगे कहानी, नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे यात्रा वृत्तांत। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए जी, पुरुलिया रोड से किहुंड्रू का जलप्रपात कितनी दूरी है। तो पता है 13 मील। कितनी मील है, 13 मील है पुरुलिया से। ऐसे तो रांची से पुरुलिया 14 और वहां से 13। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है। तो ये जो है कहाँ, ये है झारखंड में। कहाँ है जी, ये झारखंड में है। स्वर्ग 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 का एक टुकड़ा, स्वर्ग का एक टुकड़ा किसको बोला गया, इसको बोला गया छोटा नागपुर को। क्या, छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा बोला गया है। हुंड्रू इतना बड़ा है, जहां कितना फीट पानी गिरता है, कितना फीट ऊपर से। तो 243 फीट, है ना, 243 फीट ऊपर से क्या होता है, पानी गिरता है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सांप की तरह। मैंने जो जो सवाल इस बॉक्स में भरा है ना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ना, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है भाई। चलिए लास्ट में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगती है, और आपको इसी प्रकार सवाल चाहिए तो मुझे कमेंट करना। अभी मैं कंटिन्यू 4-5 चैप्टर से उठाया हूँ कंटिन्यू, और रैंडमली उठाऊंगा जहां तक, तो ज्यादा ही इंटरेस्टेड वीडियो बन जाएगी, और वो नेक्स्ट टाइम करूंगा आपके लिए। ओके, फिलहाल अभी ये देखें,
ठेस कहानी, ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन कौन है? तो सिरचन कौन है जी? एक कारीगर है। कौन? कारीगर था। चलिए अब सिरचन के बारे में और ठेस कहानी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? ये किसने कहा जी? सिरचन ने कहा। किसने कहा? सिरचन ने कहा था। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक मिनट, हाँ सिरचन ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? बहुत इंपॉर्टेंट, चटोर। क्या? चटोर समझते थे। कहीं कहीं बेगार भी लिखता है ना, कहीं कहीं पे क्या लिखते हैं? बेगार। तो चटोर रहे या बेगार, ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसा ऑप्शन रहेगा उस पर आप इसको कीजिएगा, ठीक है ना। एक मिनट यार, मेरे को पतला करना तो ज्यादा ही मोटा हो गया। गांव के लोग इसको क्या समझते? चटोर, चटोर समझते थे। ठेस कहानी के नायक कौन है? नायक मतलब मेन हीरो कौन है? यही सिरचन, यानी कि सिरचन जो है मुख्य पात्र है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किस कहानी में मिलता है? तो ठेस कहानी में, है ना। आगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी वही तो ठेस ही तो है। इसकी कहानी कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। क्लियर है जी? चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र पहने थे? अशोक और सभी सरदार जो है पीला पीला कलर का वस्त्र पहने थे, क्योंकि इन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब बुद्ध धर्म में देखे होंगे आप लोग पीला पीला कपड़ा पहनते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं जी। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था जी? पद्मा। क्या नाम था? पद्मा नाम था। 4 साल से युद्ध के बाद कौन जीता नहीं जा सका? कलिंग। कलिंग का युद्ध 4 साल तक चला, लेकिन फिर भी जीता नहीं गया, है ना, फिर भी जीता नहीं गया। ओके, आगे सवाल है। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? सैनिकों को जो तलवार फेंकने का आदेश दिया था, किसने? अशोक ने दिया था। अशोक ने सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश दिया था। नेक्स्ट पढ़ते, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो पद्मा। पद्मा के सामने जो है तलवार क्या करते? फेंक देते हैं। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा? मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, या मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, है ना, करूंगा। ओके, तो ये किसने कहा था? तो आपको पता अशोक ने बोला था। अशोक ने बोला था क्या? मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, अशोक ने बोला था। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं, कुछ सवाल और। अच्छा अब यहाँ पे कुछ सवाल आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। वाह क्या बात है जी, सब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे। पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना क्यों स्वीकार नहीं किया? अब इसका देखिए सब्जेक्टिव मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पे एकदम ध्यान से देख के और इसको छाप लेना है कॉपी में, ठीक है। पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया, यानी कि जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि स्त्रियों के साथ पुरुषों का युद्ध नहीं होना चाहिए, अनुचित, ये उचित नहीं है। तो अशोक ने इसी बातों को लेकर के तलवार जो है फेंक दिया, और जितना भी उस्काया पद्मा ने, उसको बहुत उस्काया। पता है पद्मा ने क्या कहा? अपने सेनाओं से पद्मा ने बोला कि यही वो शख्स है ना जिसने तुम्हारे भाई बाप को मारा था, है ना। तो नंगी तलवार लेके खड़े था वो, और लेकिन अशोक ने देखा यार स्त्रियों का यहाँ पे तो पूरा एकदम सेना है, उन्होंने अपनी तलवार फेंक दिया। तो क्यों? क्योंकि स्त्री पर हाथ उठाना वो पाप समझते थे, और उसके अनुशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि स्त्रियों और पुरुषों में युद्ध करना अनुचित नहीं, बल्कि उचित नहीं है, अनुचित कहा गया है ना, सही नहीं है। चलिए आगे सवाल देखें। हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता क्यों? आपको पता ही है। देखिए बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचना। अगर अभावग्रस्त होता, अक्सर देखो जो बच्चा बचपन में अगर गरीब होता है, बहुत ही बेसहारा होता है, तो उसका सोच बहुत ही ऊंचा होता है जी, है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हामिद ने सोचा मिठाइयों से केवल स्वाद आता है ना, लेकिन क्षण भर के लिए। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी पड़ेंगे तो रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन चमटा ना कभी टूटेगा ना कभी फूटेगा, यदि दादी को काम आ जाएगा। यही यह जो है क्या, दादी को काम आ जाएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियां नहीं जलेगी, यह बात बहुत ही उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर जो है हामिद ने चमटा खरीद लिया। समझ में आया सवाल? बहुत नॉर्मल सा सवाल, अपनी बातों को समझे कि हामिद ने चमटा क्यों खरीदा, है ना। क्योंकि उसके मन में ख्याल आया कि भाई मिठाई से स्वाद ही होगा थोड़ा देर के लिए, खिलौना टूट जाएगा फूट जाएगा, लेकिन चिमटा कभी टूटेगा नहीं। और यहाँ ये दादी कम है, क्योंकि दादी जब रोटी बनाती तो उसकी उंगलियां जल जाती है, ये बड़ा काम की चीज है, तो उन्होंने चमटा ले लिया। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेगार आदमी समझते थे, और चटोर भी लिख सकते हो, है ना, चटोर भी समझते थे। धीरे धीरे काम करने वाला, माप तौल का काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। मतलब गांव वाले लोग सिरचन को ऐसा समझते थे। समय झरने से ही सब ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। कौन?
स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम कौन होता है? हुंडरू। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए क्या सवाल है, हुंडरू झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। जो झरना गिर रहा है ना हुंडरू का, वो झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। उसके आगे का दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा है। मतलब इतना खतरनाक, इतना मस्त चमकता है, लगता है कि पारा है। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक का है। स्वर्ग जैसा मुख, स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुंडरू के झरने से आगे दृश्य का है। मतलब स्वर्ग, हुंडरू के जो आगे का जो दृश्य है, जो सीन है ना, ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत हम पहुंच गए, स्वर्ग पहुंच गए। जैसा इन्होंने जो राइटर है वो मतलब इसमें लिखा है जी। चलिए अब बारी है उर्दू की। हम अब पढ़ते हैं, उर्दू सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? आपको पता है 1938 में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आपको शायद छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, नेक्स्ट टाइम इसको सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ाएंगे ना वीडियो को, तो आपको क्लीन दिख जाएगा। नजम खुदाए उजुजल में किसने, नजम खुदाए उजुजल किसने लिखी? तो आपको पता है किसने लिखी? शबनम कमाली ने। किसने लिखी? शबनम कमाली ने। हम देखे लघवी मानी क्या है? हम देखे लघवी मानी है खुदा की तारीफ करना ना, खुदा की तारीफ करना, खुदा की तारीफ करना, ये ना, ये मानी है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? वाह क्या अच्छा सवाल है, मुस्तफा रजा, मुस्तफा रजा शबनम कमाली का असल नाम है। शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुआ था? हाँ बताइए, शबनम कमाली का सीतामढ़ी है ना जी, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। ओके। सबकी हयातों मौत का ख्याल कौन रखता है? मौला, या अल्लाह ताला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा सवाल पढ़ते हैं, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? आपको सबको पता है, मुजीबुर रहमान। क्या? मुजीबुर रहमान। अब आते हैं यहाँ पे सवाल, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? चार चेहरे। क्या नाम था? चार चेहरे जी, इनका पहले अफसाने मजमूए का नाम था। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो पटना में हुई जी। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में 1911 में। ओके। सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला था? आपको पता है, साथी नाम का एक रोजाना अखबार निकाला था, जो रोज आता था, है ना, साथी। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? अख्तर कौन था? देवर था ना जी। रुकैया भाभी का अख्तर कौन था? देवर, देवर। रुकैया भाभी को कॉलेज का महाना, रुकैया भाभी को कॉलेज से महाना कितनी तनख्वाह मिलती थी? महाना जो है ना, कितना, 400 ना, हाँ 400 रुपया मिलता था, 400 रुपया मिलता था महाना, सोच लीजिए भाई साहब। आगे सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? देखिए इनकी पैदाइश हुई थी पटना में। अब आगे सवाल आते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किस मजमून के उस्ताद हैं? तो ये जो है नफ्सियात, किस मजमून के उस्ताद है? नफ्सियात मजमून के उस्ताद है। फरार किसका अफसाना है? फरार जो है मोहसिन का अफसाना है। अनोखी मुस्कुराहट किस अफसाने का मजमुआ है? किसका अफसानी मजमुआ है? अनोखी मुस्कुराहट किसका है? तो यही मोहसिन का है अफसानी मजमुआ। अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है जी, और उसका नाम क्या था जी? उसका नाम था अजीम। क्या नाम था? अजीम नाम था। डॉक्टर मोहम्मद, सॉरी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, महमूद हो गया, सॉरी मिस्टेक। डॉक्टर महमूद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? पटना यूनिवर्सिटी, है ना जी, पटना यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल आगे बढ़ते हैं। कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? तो उनका वालिद का नाम था सैयद अताउल हक, है ना, सैयद अताउल हक। अब आगे सवाल देखें, इससे रिलेटेड सवाल देखें कि कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर से है। चलिए आप लोग भी आंसर करें। कमर जहां का पहला अफसाना कौन था? जुनूने वफा। क्या? जुनूने वफा इनका पहला अफसाना था। आगे सवाल है, चारागढ़ किसका अफसानी मजमूआ है? चारागढ़ किसका अफसानी मजमूआ है? कमर जहां का है। कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? 1951 में, 51-52 देता है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? इसका अफसाना क्या नाम है? भाभी जान, क्या नाम है यार इसका? कटी हुई शाख, कटी हुई शाख, है ना, कटी हुई शाख। कमर जहां से एक रिलेटेड इंपोर्टेंट बताऊं कि कमर जहां ने कब अफसाना लिखना शुरू किया था? 1966 में। सोच लो भाई साहब, 1951 में कमर जहां की पैदाइश हुई है, और 1966 में अफसाना लिखने लगी, कहानी। मतलब 15 साल में
बाबू 15 साल में आज एक बच्चा को खत लिखने नहीं आता, उर्दू पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, खत दूर की बात, और ये अफसाना लिखने लगी यार, अमेजिंग। इसलिए बोलता ना, जब किसी का माँ बाप जब एकदम क्या बोलते हैं पढ़ा लिखा होता है तो उसकी औलाद भी यार माशाल्लाह क्या होता है ना। सोच सकते हैं कमर जहां के बारे में कि 15 साल में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, 15 साल में, महज 15 साल में इन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। 15 साल में बच्चा को क्या बोले, बहुत कुछ बातें जो नहीं आती है। आगे बढ़ते, उर्दू पढ़ना भी नहीं आता है। आगे बढ़ते, निगार अजीम का असल नाम क्या है जी? निगार अजीम का असल नाम मलका मेहर निगार। चलिए हाँ, ये निगार अजीम के नाम से आपको लग रहा है ये मेल नहीं, ये फीमेल है, ये फीमेल है जी, ठीक है ना। आप यूट्यूब पे गूगल पे देख सकते हैं इनको फोटो। निगार अजीम के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या था? इनके पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या था? अक्स, अक्स नाम था, ठीक है। निगार अजीम की एक सफरनामे का नाम क्या था? गर्द आवारगी, गर्द आवारगी। आशियाना किसका तख्लीक है? निगार, निगार अजीम आबादी। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए मैं जो लिख रहा हूं। अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था? सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना ना, इरफाना। देखिए क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ता आप लोगों के लिए। निगार अजीम का अफसाना अफसानी मजमूआ अक्स कब से हुआ? अक्स, अक्स कब से हुआ? अक्स का डेट आई थिंक 1990 या 91 है, मेरे ख्याल से जहन से निकल गया। अच्छा चलो आप लोग मुझे इसका होमवर्क कमेंट करना, ठीक है ना। मेरे को जहन से निकल गया। एक गहन आता है, गहन, जो गहन जो है 1990 में शायद हुआ था। ये अफसानी मजमूआ जो अक्स है, सॉरी गहन जो 1999 में शायद हुआ था, गहन 1999 में। ये अक्स जो है 1990 या 91 है आई थिंक, ठीक है ना। इसका मुझे कमेंट करना आप लोग। चलिए अब कुछ सवाल पढ़ते हैं सब्जेक्टिव। रुकैया भाभी के जिस किरदार का कहानी पेश किया गया उसका नाम क्या है? रुकैया भाभी के जिस किरदार का कहानी पेश किया गया उसका नाम क्या है? अख्तर है। अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामानी किरदार है कि नहीं? अख्तर के किरदार के जरिए ही रुकैया भाभी का किरदार नुमाया हुआ। बिल्कुल, अख्तर ने तो सारे सवाल को पूछा, रुकैया भाभी ने जवाब देते गया, और फिर पूरे उनके पूरे किरदार जो है वाजे हो गया हम सबके सामने। और उस किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पजीर हुई, मतलब पूरी कहानी जो है उसी के किरदार की वजह से हुई। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलू को उजागर कर दिया। मतलब अख्तर के किरदार एक ऐसा यहाँ पे अफसाना में पेश किया गया है कि रुकैया भाभी के किरदार लग रहा, हाँ पूरा रुकैया भाभी के किरदार जो है ना उजागर किया गया है इस अफसाना में। आगे महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखे। देखिए आपको भारी लगता है सर ये बड़ा हार्ड है, आप महमूद के बारे में जानिए तो, पहले पढ़ेंगे तब तो हो पाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जेर निसाब अफसाना फरार में महमूद मरकजी किरदार है, मतलब एक मरकजी मतलब एक मुख्य पात्र है, बोलते ना मुख्य मेन रोल है। 10 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, सवाल बनता है, और चंद माह बाद उनके वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। चुनांचे किस्मत ने उसे तंग दस्त मामू के घर पहुंचा दिया, मतलब किस्मत, फिर क्या हुआ जब उनके वालिद वालिदा का इंतकाल हो गया तो वो मामू के घर में रहने लगे, है ना, मामू घर में जिंदगी गुजारने लगे। बहुत बड़ी बड़ी मसायब आए, मतलब मुसीबतें आए, दुश्वारियां आया, वो आगाज होना शुरू हो गया। नामुवाफिक हालत ने जितना ठोकर लगा उस कदर का तजुर्बा और बढ़ता गया। अब बोलते बोलते ना कि ठोकर खाने से बहुत ज्यादा अकल आता है, जितना बादाम खाने से नहीं आता है ना। तो वही बोला गया कि जो नामुवाफिक हालात में था, बहुत दुश्वारियाँ चल रहा था, इतना कुछ सीखा, इतना ठोकर खाया कि उसको ना एक तजुर्बा हो गया, एक एक्सपीरियंस हो गया। कम उम्र में ही मोहम्मद मुस्तकिल मिजाज और अज़म की पुख्तगी का मुकम्मल नमूना बन गया। मतलब बहुत छोटी उम्र में क्या नाम है इसका, महमूद जो है छोटी उम्र में अच्छी सोच और सलाहियत वाले इंसान बन गया, और आला तालीम के दौरान वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा, जहां उनकी जहन में चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने लगी। होता ना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे दोस्त होता है तो उल्टा पुल्टा मैसेज आता है कि चलो ये करो वो करो, उल्टा पुल्टा काम, वही बोला गया चोर दरवाजे से रोमानियत दाखिल होने लगी। यूनिवर्सिटी की तालीम जब फारिग हुए तो महमूद ने मुकाबला जाती इम्तिहान पास किया और हिस्सा लिया, और डिप्टी कलेक्टर बन गया। वाह क्या बात है यार, मानना पड़ेगा। अक्सर सक्सेस आदमी के पीछे ना क्या बोलते हैं, जब भी सक्सेस आदमी की जब आप इतिहास पढ़ोगे ना कि, कि कोई डॉक्टर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई डीएम बन गया, तो अक्सर देखोगे उनके वालिद वालदा पहले ही छोड़ के चले गए, है ना। अक्सर वो गरीब यतीम बच्चा रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे देखने को मिलता है, बहुत करोड़ों एग्जाम्पल है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देख लीजिए, कितना गरीबी था उनके पास, पेपर बेचते थे, न्यूज पेपर जिसको हम लोग
बहुत गिरा समझते हैं न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बेच बेच के पढ़े थे। वाह क्या बात है यार, सुन सुन के तो मोटिवेशन का आग लग जाता बॉडी में। कमर जहाँ की हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए। देखिए कमर जहाँ, यहाँ पे देखिए बताया गया 1951 में समस्तीपुर में पैदा हुए, मर्दमखेस गांव है और इसलिए उसी गांव को आबाई वतन समझा जाता है कि कमर जहाँ पैदा हुए वहीं को आबाई वतन बोला गया। सैयद अताउल हक उनके वालिद खानदान का क्या है, उनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। खानदान में आला तालीम याफ्ता समझा जाता था, उस गांव में तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग उसको माना जाता था, कमर जहां के खानदान को। घर के तमाम अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। तालिब इल्म के जमाने से ही उर्दू अदब की फितरी लगाव था और इसलिए 1966 से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। ये मैं बता रहा था ना कि 1966 में ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। तो कैसे देख रहे ना, इसका घराना भी आला तालीम था यार। जिस माँ बाप के उर्दू पढ़ना ना, अक्सर देखे ना, मैं एक बात बताऊं, एकदम रियल बात बताता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। जिस बच्चे का उर्दू पढ़ने नहीं आ रहा, उसका थोड़ा जाइए पीछे, बैक फ्लैश बैक में जाइए, उसकी माँ को देखिए या उसके बाप को देखिए, क्या उसके माँ बाप उर्दू में है माहिर? अगर उसका माँ बाप उर्दू माहिर है तो बच्चा जरूर उर्दू पढ़ने जानता होगा या लिखने आता होगा। और बच्चा को अगर उर्दू पढ़ना लिखने नहीं आ रहा तो देखिए थोड़ा उसकी माँ बाप को देखिए, कहीं ना कहीं उसकी माँ बाप उर्दू में कमजोर थे, अरबी में कमजोर थे, नहीं पढ़ोगे, उसी का असर है। इल्ला माशाल्लाह कोई मतलब पढ़ लेते हैं, बच्चा शौक होता है, शौक होता है पढ़ने का तो आगे निकल जाता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है जिसके खानदान में उर्दू पढ़ने लिखने वाला नहीं रहता है तो बच्चा भी उसी मेंटलिटी का निकलता है ना। चलिए जी, अब आगे सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है, निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखी। देखिए निगार अजीम शख्सियत का शुमार उर्दू के अहम तरीन खातून निगार अफसाना निगार में होता है, मतलब बहुत ही अहम तरीन खातून अफसाना निगार में है निगार अजीम। उन्होंने अपने अफसाने में मौजूदा दौर की उभरती हुई मसाइल हयात को फनकारी के साथ पेश किया। मतलब उन्होंने जो अपना अफसाना लिखा ना निगार अजीम का, तो अभी के वर्तमान में जो मसाइल आ रहे हैं, जो मुसीबतें आ रहे हैं, उसको बहुत ही फनकारी अंदाज में, बहुत मतलब इंजॉयमेंट तरीके से पेश किया। जैसे आपने पढ़ा ना कहानी, अफसाना क्या था, बरकत अली सिद्दीकी वगैरह के बारे में पढ़ा, कितना मजा आया पढ़ने में। खास तौर से औरतों की मजलूमियत और उनके मसाइल नुमाया तौर पर सामने आए हैं, जिससे आज की औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला मिलता है। निगार अजीम अफसानवी मजमुआ गहन उसकी जिंदगी जिंदा मिसाल है। उसके अफसानों में किरदार निगारी और मौज़ूआत दोनों अहम है। तो देखिए मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। आई थिंक बहुत ही मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टेड ये वीडियो थी। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी आप लोग के। नीचे कमेंट कीजिएगा अपना ऑप्शन आंसर जो मैंने आपको बताया होमवर्क के रूप में, और ये कमेंट हर हाल में करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना ज्यादा पावरफुल लगा। कमर जहां से तो मुझे बहुत ही जुनून आ गया यार, क्या करना चाहिए हमें, हम लोग क्या कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग। खैर आप देखें क्या करना है। फिलहाल अभी आपको मैट्रिक एग्जाम देना है, ध्यान से पढ़िए और सभी सवाल को पढ़िए, याद कीजिए, समझिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, इसका कमेंट करना, नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, है ना। और हाँ, लाइक का कम से कम 1000 का टारगेट है कि 1000 लाइक कंप्लीट करो आप लोग, तब नेक्स्ट वीडियो लाने में और ही ज्यादा मजा आएगा। ओके, अपने दोस्तों को शेयर करना। खुदा हाफिज।